Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amigos. So today we will start with a new chapter, that is the Panchayat, from Article 243 to 243O. Okay, so why Panchayati Raj system is required? कि पंचायत का ऐसे क्यों हमारे इंडिया में पंचायत बनाने की जरूरत पड़ी, जबकि इंडिया में ऑलरेडी पार्लियामेंट है स्टेट और यू सेंटर के लिए, स्टेट के लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो फिर पंचायत क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्या नीड थी पंचायत बनाने की? तो पंचायती राज सिस्टम का सबसे मेन जो गोल था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि जो पावर्स थी वो डिवाइड की गई थी, क्योंकि जैसे अगर पार्लियामेंट इतना सब जगह पे ध्यान नहीं दे सकते और सब चीजों पे उनका कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए उस इसलिए पार्लियामेंट भी ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते और लेजिस्लेटिव असेंबली भी ज्यादा ध्यान से नहीं दे सकते। इसलिए पंचायती राज बनाने का पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया के अंदर डेवलप किया, और इसका मेन गोल यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, हर पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से मेंबर्स को डिवाइड कर दिया गया था और उनके कंट्रोल में रहता था वो एरिया। पंचायती राज जो है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, जो रूरल एरियाज के अंदर है। और जो अर्बन एरियाज के अंदर होता है वो म्युनिसिपैलिटी होता है, जिसका वीडियो नेक्स्ट अभी इसके बाद आएगा। और पंचायत होता है वो विलेज और रूरल एरियाज के लिए होता था। इसके मेन पंचायती राज इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि इसका मेन यही रोल था कि एक डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल पे। जो सबसे मेन जो बेसिक लेवल है उधर भी डेमोक्रेसी होना जरूरी है। बैकग्राउंड क्या था पंचायत का? पंचायत जो वो बहुत सालों बहुत टाइम से, वो सदियों से चलता आ रहा है। एंशियंट टाइम से पंचायत चलता आ रहा है। पुराने जमाने में पंचायत ही हुआ करता था, जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी। और जो रिटर्न रिकॉर्ड से मतलब जो पंचायत पंचायत कहाँ से, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का ये आया है, वो पंचायत में कहाँ से आया है? धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से इसके अंदर लिखा हुआ है कि पंचायत जो है, उसके अंदर ये मेंशन है कि पंचायत और सम फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो अ, है वो इन सब चीजों में, मतलब धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाई गई है। गांधी जी जो थे वो, जो आइडिया था ग्राम स्वराज का, उसको सपोर्ट करते थे और वो पंचायत में काफी बिलीव रखते थे। अमंग द ब्रिटिश सर्स लॉर्ड रिपिन जो थे उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो जो थे वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे इंडिया के अंदर। आर्टिकल्स जो रिलेटेड है पंचायत से, जो पंचायती राज का जो प्रोविजन है वो मेनली बेसिकली जो आर्टिकल 40 के अंदर बताया गया है, जो डीपीएसपी का है। जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने यही पढ़ा था कि आर्टिकल आर्टिकल जो 40 है उसमें गांधी जी के जो आइडियाज है वो फॉलो किए जाते हैं। तो गांधी जी जो था वो पंचायत, गांधी जी का जो आइडिया था और जो उनकी फिलोसफी थी वो पंचायत के ऊपर थी, और वो पंचायत में काफी वो रखते थे। इस और मेन जो है आर्टिकल 40 में ही बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है। 1957 के अंदर पहली जो पंचायत राज सिस्टम बना था इंडिया में, वो बलवंत राय कमेटी थी जो बनी थी। और सबसे पहला जो पंचायती राज सिस्टम बना था इंडिया में, वो राजस्थान में बना था, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में बना था। और इसमें उन्होंने 3 टायर सिस्टम जो था पंचायत का वो बताया था, और नागौर के बाद आंध्र प्रदेश में बना था 1959 में। और 73rd अमेंडमेंट 1992 से में पंचायती राज जो सिस्टम था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुआ था पार्ट 9 में और शेड्यूल 11 के अंदर। ये रहा इसका 3 टायर सिस्टम। पहले होता है जिला परिषद, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत। तो ये लेवल वाइज है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और सॉरी विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नहीं 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 सॉरी, इसमें ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ये है विलेज लेवल। जिला परिषद जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है। पंचायती समिति जो होता है उसमें बीडीओ होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है? जो आर्टिकल 243A है, इसमें इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिल्स होते हैं
जो इलेक्शन जो ग्राम ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ग्राम सभा के ही लोग वोट करते हैं। और इसमें जो होते हैं वो पर्सन कौन वोट कर सकते हैं, जो 18 ईयर्स के एज के ऊपर है, अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से ज्यादा की एज वाले लोग ही वोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जितने भी आर्टिकल्स जो है पंचायत से रिलेटेड है, हम इसको मैं आपको समझाऊंगी सब डीप में, बट इसमें नहीं आपको डीप में दिख रहा है। बट आप इसको इन सारे आर्टिकल्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके पूरे इसके नोट से डिटेल पंचायत के वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको उसमें हर चीज डिटेल में दी हुई है हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 243 बी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत बात करता है विलेज पंचायत का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या 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 होना चाहिए। विलेज पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि हर स्टेट के अंदर हर स्टेट के अंदर विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत जो सेटअप होनी चाहिए, पंचायत बननी चाहिए, इन तीनों लेवल्स पे होना जरूरी है। आर्टिकल 243 सी के अंदर बात करिए कंपोजिशन की, विलेज पंचायत का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, कि कैसे इसमें कैसे लोग होने चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल है वहां पे जो चेयरमैन है उसको सरपंच बोलते हैं पंचायत में, और जो मेंबर्स है उन्हें पंचेस बोलते हैं। तो यही सब चीजें जो है वो कंपोजिशन में बताई गई है। तो ऐसे ही विलेज पंचायत का कंपोजिशन बना था। अब आर्टिकल 243 डी, उसमें बात की गई है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें रिजर्वेशन ये बताया गया है कि जो SC STs है उनकी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी उसका मतलब जितने भी SC STs है टोटल उनकी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शनेट जितनी भी टोटल पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर है उतनी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए इनके लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रोवाइड करता है कि जो चेयरमैन है उनके लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए फॉर SC STs। और जो वन थर्ड नंबर ऑफ टोटल सीट्स है वो रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। तो ये होता है रिजर्वेशन। और उसके बाद जितना भी बचता है सीट्स वगैरह वो सब नॉर्मली जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की। जो पंचायत है वो 5 ईयर्स तक का टाइम पीरियड रहता है उसका, कि 5 ईयर्स तक के लिए पंचायत को स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में रहता है टाइम पीरियड, वही टाइम पीरियड सेम टू सेम यहाँ पे भी पंचायत में भी रहता है। ड्यूरेशन में हमने बात की थी कि उसका टाइम पीरियड जो होता है पंचायत का वो 5 ईयर्स तक का होता है। बट अगर कभी डिस्क्वालीफाई हो जाती है किसी कंडीशन के वजह से या कुछ भी सर्कमस्टांस के वजह से पंचायत को डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है, या इन्हें कहीं तो एक्सपायर होना पड़ता है, और सपोज करो वो 1 साल के लिए पंचायत 1 साल के लिए पीरियड में थी, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गई, एक्सपायर हो गई, तो अब जो नया इलेक्शन आएगा, नई पंचायत होगी, वो 4 ईयर्स के लिए ही रहेगी। और अगर वैसे भी जो पंचायत अगर 5 ईयर्स तक के लिए है और उनका 5 ईयर्स वाला टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो 6 मंथ्स पहले ही पंचायत के जो होंगे इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और न्यू गवर्नमेंट चूज कर ली जाएगी। बट वो पीरियड में तभी आएगी जब वो पहले वाली एक्सपायर होंगी। अब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन इस बेसिस में नहीं कर सकते हैं कि अगर वो पर्सन 21 ईयर्स का एज का है और ऐसे बोल रहे हैं कि वो 25 ईयर्स एज का नहीं है। नहीं, उसको इस बेसिस पे अपन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि वो 25 ईयर्स का नहीं है। और एक और पॉइंट होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये पॉइंट है कि जो अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव से ही डिस्क्वालिफाइड है, वहां से ही स्टेट लेजिस्लेचर से ही डिस्क्वालिफाइड है, और अगर वो पंचायत के लिए इलेक्शन के लिए क्या कहते हैं इलेक्ट हो रहा है या नॉमिनेट किया जा रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड ही माना जाएगा क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर से ही डिस्क्वालिफाइड है। अब बात आती है 243 जी की, जो पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की बात करती है। इसमें जो पंचायत के पास पावर होती है वो ये होती है कि वो प्लान्स बना सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के ऊपर, और वो उन प्लान्स बना सकते हैं उस बेसिस पे। और जो है कि वो ये इन जो भी स्कीम्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो 11th शेड्यूल के अंदर दी गई है। अब आता है पावर, जो है आर्टिकल 243H।
जो है पावर टू इम्पोज टैक्स बाय पंचायत। पावर टू इम्पोज टैक्स बाय पंचायत ये बताता है कि पंचायत जो है वो अथोराइज्ड रहता है कि वो अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स और फीस जो है वो चार्ज कलेक्ट कर सके। और वो ये रहता है पंचायत को असाइन किए जाते हैं कि टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स फीस जो भी लेवाइट करे गए हैं और कलेक्ट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट जो भी कलेक्ट की करती है वो देखे उन मतलब उन उसका पर्पस देखे और उस वो कंडीशन को देखे। और ये भी है पंचायत के पास ये भी पावर होती है कि प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांट्स इन एड्स ऑफ पंचायत फ्रॉम द कंसर्न। अगर पंचायत को कोई भी पैसे की जरूरत होती है कि एड के लिए ग्रांट्स के लिए, तो वो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है स्टेट का वहां से वो मांग सकते हैं। और प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी रिसीव्ड by or on the behalf of पंचायत also withdrawn for such amount। हाँ, अगर पंचायत को कोई भी अमाउंट को विड्रॉ करना होता है या कोई भी अमाउंट को रिसीव अगर पंचायत करता है या उनको वो डिडक्ट कर मतलब कुछ अमाउंट चाहिए रहता है, अगर वो रिसीव करता है तो उन्हें कंसोलिडेटेड फंड जो है स्टेट का उधर ही देना पड़ता है। और जो अगर वो विड्रॉ करते हैं कोई भी अमाउंट तो वो भी वो वहीं से ही विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 243 की, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। अब बात करते हैं पावर टू इम्पोज सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन में ये है कि जो गवर्नर होता है उसके जैसे ही गवर्नर सेलेक्ट होता है 5 इयर्स के लिए, उसके साथ एक फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। और जो फाइनेंस कमीशन है वो गवर्नर को ये बताता है कि जो स्टेट और पंचायत का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेस फीस और टोल्स का वो कौन से बेसिस पे होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए उसके लिए वो बताता है। और वो ये भी बताता है कि वो ये भी बताता है कि क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो सके। अब चलते हैं आर्टिकल 243 जे पे, जो बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। इसमें ये है कि जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो लॉज के थ्रू ये प्रोविजंस बना सकते हैं जिसमें मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स रहेगा, जिसमें पंचायत और जो ऑडिटिंग पंचायत को किस किस अकाउंट के लिए ऑडिट करना है। अब बात करते हैं इलेक्शन ऑफ पंचायत की, जो 243 के अंदर बात की गई है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वही कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस जो पंचायत के होते हैं हर लेवल पे। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। और वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो गवर्नर को कभी हटा नहीं सकता है, वो रिमूव नहीं कर सकता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता है। और इनका जो रिमूवल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जैसे जज का रिमूवल होता है वैसे ही हो सकता है। और जो हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से होता है, तो वैसे ही जो होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी रिमूवल वैसे ही होगा। 243L जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ यूटी दैट इज यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के जो प्रोविजंस होते हैं वो अलग होते हैं और उसके लिए गवर्नर ऑफ जो स्टेट है और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में अपन ने आर्टिकल 239 में बात की थी, जो उससे पहले वाला वीडियो है द यूनियन टेरिटरीज का, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और उसके अंदर यही बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट होगा वो पब्लिक नोटिफिकेशन पास करके ये बता सकते हैं कि ये प्रोविजन जो है इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होंगे और ये अप्लाई किए जाएंगे। तो उसमें यही बात बताई है बस। तो आप एक बार जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि 239 में क्या बताया गया है यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 243M जो बात करता है पार्ट नॉट टू बी अप्लाइड टू सर्टेन एरिया। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि जो ये एक्ट है 73 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट है, ये कौन कौन से एरियाज में अप्लाई नहीं होता है। ये अप्लाई नहीं होता है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में। ये एक्ट जो ये अप्लाई नहीं होता 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो ये पंचायत का है वो अप्लाई नहीं होता है। और कुछ एरियाज है जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज है और ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता है। जो एरियाज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश के अंदर है। और जो भी हिल एरियाज है मणिपुर के उधर भी अप्लाई नहीं करता है। और जो भी दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट
है वेस्ट बंगाल में, वहां पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है। अब आते हैं 243 एन पे, जो कंटिन्यूएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो पंचायत का ये 73 अमेंडमेंट से पहले जो भी लॉज बने हुए थे, वो लॉज सिर्फ 1 साल तक के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, वो अपने आप ही लेजिस्लेचर से हट जाएंगे उसके बाद। और जो अभी वाले जो करंटली लॉज है, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, वही फॉलो किया जाएगा। टू आर्टिकल 243 ओ, जो बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। इसमें ये बताया गया है कि जो कोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन का जो भी मैटर होगा, पंचायत के जो भी रिलेटेड मेथड होगा, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, और कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन नहीं होता है उसके लिए। यहाँ पे ये वीडियो जो है वो खत्म होता है, ये लेक्चर सीरीज का मतलब जो आज का चैप्टर था वो खत्म होता है, और आप इसके डिटेल नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पूरे डिटेल नोट्स दे रखे हैं, हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझा रखा है डिटेल में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, और प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप वेबसाइट, हमारी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन करी गई है, कर दी है, आप प्लीज जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।